हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। अपने ज़िंदगी और अपनों के लिए एक बेहतर रास्ता बनाने के लिए आप लोग लगातार परिश्रम कर रहे हो। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो हमारी पीईटी की निःशुल्क बैच आप लोगों के लिए चल रही है, उस श्रृंखला में एक और नया कदम आप लोगों के सामने। चलिए आज की क्लास को देखते हैं, क्या है इसमें, कौन सी टॉपिक है। तो आप जानते हैं कि मेरा सब्जेक्ट ही साइंस है। साइंस के साथ इकोनॉमी के कुछ प्रश्न भी मिल जाते हैं, तो उनको भी हल कर लिया जाता है, जो आपके लिए बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाते हैं, आपको लेकर जाते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न आपके सामने है, देखिए और हल कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए। हाँ भाई, अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन शेयर के लायक प्रश्न तो होते ही हैं। ये लीजिए, हल कीजिए इन प्रश्नों और बताइए मुझे कि प्रश्न कैसे हैं, मजेदार हैं कि नहीं है। आनंद पूर्वक एकदम मजे से बताइए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्द से जल्द प्रश्न को हल करके चलते हैं। चलिए बताइए, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है। सबसे पहली बात है कि लैक्टोमीटर होता क्या है। दूध का जो घनत्व होता है या दूध में जो पानी होता है, उसकी मात्रा को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे लैक्टोमीटर कहते हैं। ये सबको पता है कि लैक्टोमीटर किस काम में आता है। तो लैक्टोमीटर आता है आपके दूध का घनत्व मापने के लिए। लेकिन इसमें पूछा है कि ये जो लैक्टोमीटर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, पास्कल का सिद्धांत, न्यूटन का श्यानता का नियम, बर्नौली होता है, बर्नौली लिखा गया है, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएं तो एक ही वैज्ञानिक है जिनका नियम लिक्विड पर कार्य करता है। इसमें से जितने भी वैज्ञानिक है ना, सबके नियम में सिर्फ एक वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनका सिद्धांत लिक्विड पर कार्य करता है, और जो आपका दूध है ये एक प्रकार का लिक्विड है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने किनका नाम लिया। तो ये जो आर्किमिडीज महोदय हैं, आर्किमिडीज महोदय ने ये लैक्टोमीटर का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इनके ही सिद्धांत पर लैक्टोमीटर कार्य करता है। इन्होंने ये बताया था उत्प्लवन का सिद्धांत। क्या बताया था? उत्प्लवन का सिद्धांत। उत्प्लवन, उत्प्लवन का सिद्धांत, जो कि लिक्विड पर कार्य करता है और बताता है कि जो पानी है, पानी में यदि कोई वस्तु रखी जाती है तो वो उतने वॉल्यूम को वहां से क्या करती है, हटा देती है। या तैरती है तो जितना उसका वजन और जितना उसका घनत्व जहां तक जाता है वहां तक वो उसको हटा देती है, उसके बाद वहां पर तैरने लगती है। ठीक है, पानी का घनत्व ज्यादा होता है कि किसी वस्तु का ज्यादा होता है, वो नियम पर कार्य किसने किया था? तो आपके आर्किमिडीज महोदय ने ही किया था। ठीक है, बेहतर प्रश्न है और आपके लेवल का है, आपके पेपर में आने लायक प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को कभी छोड़ा ना कीजिए आप लोग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो किस समिति को नियुक्त किया गया था और वो स्वीकार कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो भाई मेरे दोस्त बताइए कब किया गया था, बताइएगा जरा कब किया गया था। तो आप जानते हैं कि ये क्या है, लोकतंत्र और विकास में पंचायती राज। पंचायती राज का मतलब होता है कि पंचायती राज जो था ना, उसको सबल एवं सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था। उसमें से ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी समिति थी जिसने इस अवधारणा पत्र को दिया था। ठीक है, पुनरुत्थान के लिए। तो पुनरुत्थान कहिए या पुनरुद्धार कहिए, दोनों बातें लगभग सेम है। तो इसमें से कौन है भाई? 4 ऑप्शन है, राजेश पंत विशेषज्ञ समिति, वाघुल समिति या शिवरामन समिति या फिर LM सिंधवी समिति। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और इस जानते हैं कि इसका गठन कब किया गया था, इसकी नियुक्ति कब की गई थी? इसकी नियुक्ति की गई थी 1889 में। 1889 में इसका क्या किया गया था, गठन नियुक्ति की गई थी। लेकिन स्वीकार कब किया गया था? तो स्वीकार किया गया था आपकी 73वां संविधान संशोधन, 73वां
संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम आप जानते हैं, लिख के छोड़ दे रहे हैं, अधिनियम 1992 के द्वारा, ठीक है, 1992 के तहत इसको क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक, तो आप जान गए। अब बताइए वो समिति कौन सी है, तो समिति है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति थी जिसके द्वारा अपने पंचायती राज को सबल एवं सुदृढ़ बनाने के लिए, उसके उद्धार के लिए क्या किया गया था, इसकी नियुक्ति की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो मैंने कहा था कि कुछ प्रश्न हो सकते हैं जो इकोनॉमी से हो सकते हैं, लेकिन एक ही प्रश्न है आज का, आज के लिए सिर्फ एक प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई, आपके सामने है। भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? जिंक के स्थान पर क्यों लगाया जाता है भाई जिंक के स्थान पर? क्योंकि जो जिंक होता है ना, ये सरल जो जीवाणु होते हैं ना, उनसे अभिक्रिया कर लेता है। जो हल्के फुल्के भी होते हैं, भोजन में जो उपस्थित होते हैं जो एसिड, उनसे क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है और भोजन को विषाक्त कर देता है, या भोजन खराब हो जाता है। तो इसके स्थान पर एक और धातु है, एक और धातु है जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है और वो कम प्रतिक्रियाशील होता है। कैसा होता है? कम प्रतिक्रियाशील होता है, और ये क्या होता है, क्रियाशील होता है। ये क्रियाशील होता है, इसलिए इसके स्थान पर उसका प्रयोग किया जाता है, इसके स्थान पर उसका प्रयोग किया जाता है ताकि भोजन आपका जल्दी खराब ना हो या विषाक्त ना हो। ठीक है, तो अब बताएंगे इसमें से क्या लोहा किया जाता है? भाई ये तो आप सीधी सीधे कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को भी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनकी बातों को मैंने आपको, इनके गुण को पहले ही बता रखा है। तो इसमें से भाई तीसरा ऑप्शन आपका है क्या? तीसरा ऑप्शन है सीसा, सीसा यानी कि लेड, लेकिन इसका भी इसमें कोई उपयोग नहीं है। तो बचा क्या भाई? बचा आपके सामने टीन। किसे क्या है? टिन। टिन को ही जिंक के स्थान पर टिन धातु का ही लेप लगाया जाता है, क्योंकि ये प्रतिक्रियाशील, कम प्रतिक्रियाशील होता है, कम प्रतिक्रियाशील होता है, प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, इसकी प्रतिक्रियाशीलता जो है वो क्या होती है? अधिक होती है यार। प्रतिक्रियाशीलता है ना, क्रियाशीलता कम होती है, क्रियाशीलता कम होती है, प्रतिक्रियाशीलता अधिक होती है। प्रतिक्रियाशीलता अधिक होने का मतलब ये किसी और अम्ल या क्षार से क्रिया बहुत कम करता है, इसीलिए इसका लेप लगाया जाता है ताकि आपका जो भोजन है वो अधिक समय तक सुरक्षित बना रहे, अधिक समय तक आपका भोजन क्या हो, सुरक्षित बना रहे, इसलिए टिन का लेप लगाया जाता है, टिन धातु का लेप लगाया जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अच्छी बात है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने, आपके स्क्रीन बोर्ड पर। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा आप लोग। भोजन के डिब्बों, माफ कीजिएगा, रिपीट हुआ है प्रश्न, लीजिए ये बताइएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL, CFL का मतलब आप जानते हैं कि इसे भी वही कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, कि आप जानते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसी को कहा जाता है लाइट जिसे कहते हैं आप लोग। में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? मतलब कि इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जिसका वाष्प आपके ट्यूबलाइट में डाला जाता है, ये पूछ रहे हैं। सिंपल कर दूं मैं प्रश्न को, तो ये कहा गया है कि ये जो आपकी ट्यूबलाइट होती है या फिर CFL बल्ब होता है, उसमें किस धातु का वाष्प डाला जाता है? क्या आप बता सकते हैं? फिर बताइए। टंगस्टन, टंगस्टन जानते हैं, इसी का फिलामेंट होता है, इसी का फिलामेंट लगाया जाता है आपके बल्ब में। जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो होता है वो इसी का लगाया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की वायर बनाई जाती है मेरे भाई। एल्युमिनियम की वायर इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, नहीं तो सबसे ज्यादा चालकता तो चांदी में पाई जाती है। सबसे ज्यादा चालकता किसमें पाई जाती है? चांदी में पाई जाती है। सबसे अच्छा संचालक है, सबसे अच्छा सुचालक है विद्युत का। लेकिन क्या करेंगे आप, इतना महंगा होता है कि आपके घर से ही काट ले जाएंगे लोग। टाइटेनियम, टाइटेनियम इतनी महंगी चीज है भाई, इसका प्रयोग आप कहाँ कर पाएंगे? इसमें टाइटेनियम का प्रयोग कहाँ पर कर पाएंगे? बचा क्या? बचा है आपके पास पारा। तो पारा एक ऐसी धातु है दोस्त, पारा एक ऐसी धातु है मेरे भाई
जिसका प्रयोग आपके CFL में वाष्प के रूप में किया जाता है। CFL में आपके वाष्प के रूप में पारा और साथ में इसके आर्गन, पारा और किसका आर्गन का प्रयोग क्या किया जाता है, उसमें किया जाता है CFL में, लेकिन इसके वाष्प का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार की गैस है तो जानते हैं, इसका तो वाष्प पहले से ही होता है वाष्प में, लेकिन ये जो पारा धातु है इसको वाष्प के रूप में परिवर्तित करके तब किया जाता है। लेकिन अगर पारा गर्म है और वाष्पित रूप में है, उसको इंसान अगर अपनी सांसों के द्वारा अंदर ले जाए तो उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। विषैला होता है, बहुत विषैला होता है भाई। तो जानते हैं, अब समझ गए आप लोग किसका होता है वाष्प, तो वाष्प होता है आपके पारे का। बाकी मैंने तीनों का कुछ ना कुछ बता दिया थोड़ा बहुत, तो जानते रहिए। बाकी और कुछ बताने को बचा है। हाँ, उसका फुल फॉर्म था तो फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। ठीक है, ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा जल्दी से। ये स्पिग्मोमैनोमीटर का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है, ये भी मैंने बताया है भाई। मेरी थियरी की क्लास देखेंगे आप, जिसमें ये बताया गया है कि किससे क्या मापा जाता है, किससे क्या मापा जाता है, ये वाली क्लास में मैंने आपको बताया। अब आप नहीं देखे हैं तो वो अलग बात है। क्या रक्तचाप को मापा जाता है, क्या स्वर रज्जु को मापा जाता है, क्या रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता मापा जाता है, क्या कंकाल की मांसपेशियों द्वारा विद्युत की गतिविधियां मापी जाती हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका बेस्ट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, जल्दी से बताइएगा। आए हुए प्रश्न हैं आपके बस। अब इसके बाद ये तो पेपर जो हुए थे आपके विगत वर्षों में वो तो समाप्त हो गए। इसके बाद हम लोग अपने प्रश्न लेके आएंगे, संभावित प्रश्न जो आए हुए प्रश्न है या फिर संभावित प्रश्न जो हम बनाएंगे वो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। यानी कि अब जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से व्याख्यात्मक रूप से लिया जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिए भाई। ज्यादातर लोग जानते हैं इसको, ज्यादातर लोग जानते हैं इसको कि रक्तचाप को मापने के लिए, ठीक है, रक्त की गति को मापने के लिए, रक्त की गति को मापने के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, जान गए आप लोग। हाँ, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण बताइएगा। तो वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है, क्या होता है भाई, तापमान और दाब में यादृच्छिक वृद्धि, शीतलन, तापमान में वृद्धि या तापन। ये 4 ऑप्शन आपके लिए हैं, चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तापमान और दाब में वृद्धि। भाई वाष्पीकरण के बाद तापमान ठंडा होता है, वाष्पीकरण के बाद क्या होता है, तापमान ठंडा होता है, दाब में वृद्धि नहीं होती है, दाब में कमी आती है, नहीं हाँ दाब में वृद्धि होती है लेकिन तापमान में कमी आती है। दोनों में से एक गलत होने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। दाब में वृद्धि होती है लेकिन आपके किसके तापमान में कमी आती है। ठीक है, उससे तो ये तीनों के ऑप्शन कर गए भाई। तापमान में वृद्धि होती नहीं, तापन होता नहीं, बचा क्या फिर, शीतलन बचा है। क्या बचा है, शीतलन बचा है। देखिए शीतलन, शीतलन का मतलब होता है ठंडा होना, मौसम का ठंडा होना, आसपास की चीजों का, शीतलन की वजह से आसपास की चीजों का क्या होना, ठंडा होना। अब ठंडा कैसे होता है, जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो तरल में से ऊर्जा निकलती है, जब ऊर्जा उसमें से निकल जाती है तो तरल बचता है, और तरल का जो ताप होता है वो कम होता है। तरल का क्या होता है, ताप जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब जब तरल का ताप कम होगा तो भाई ताप कम होगा, ताप कम होगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा वातावरण होगा वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है जहां से ताप निकल जाएगा और तरल बचेगा, तरल का तापमान क्या होता है, कम होता है, इस वजह से जो हमारा वातावरण होगा वो ठंडा हो जाएगा। इसलिए देखिए आपको जो पसीना होता है, पसीना तो गर्मी की वजह से होता है, लेकिन जब पसीना हो जाता है उसके बाद आपका देखेंगे तो वाष्पीकरण होता है आपके शरीर से। वाष्पीकरण के बाद देखेंगे आपका शरीर हल्का सा भी हवा लगती है ना, बहुत ठंडा सा फील होता है एकदम। क्यों होता है, वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण वो ठंडा एहसास होता है आपको।
चलिए, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन का मतलब समझते हैं आप? जैसे देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। इस पर पृथ्वी को नीला बनाया जाए, पृथ्वी को कैसा बनाया जाए? नीला बनाया जाए भाई। चलिए, पृथ्वी को हमने बना दिया नीला, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर मान लिए यहाँ पर गर्म हवाएं हैं, यहाँ पे क्या है? गर्म हवाएं हैं। ये गर्म हवाओं का जो घनत्व होता है वो कम होता है, गर्म हवाएं हल्की होती हैं। गर्म हवाएं क्या होती हैं? हल्की होती हैं। अब ये बताइए कि गर्म हवाएं हल्की होती हैं, ठीक है, लेकिन जब ठंडी हवाएं आएंगी, यहाँ पर ठंडी हवाएं आएंगी, ये ठंडी हवाएं गर्म हवाओं को रिप्लेस करेंगी कि नहीं? स्थानांतरित करेंगी कि नहीं? जब इन स्थान को रिप्लेस करती हैं तो ये हवाएं, जो गर्म हवाएं हैं, उन हवाओं को ऊपर की तरफ धकेलती हैं। क्या करती हैं? ऊपर की तरफ धकेल देती हैं। ये हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगती हैं क्योंकि इनका स्थान ठंडी हवाएं लेने लगती हैं। तो इसी को हम लोग ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया कहते हैं कि आपकी जो गर्म वायु है वो ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है? ऊपर। गर्म हवाएं ऊपर की तरफ भागती है, ठंडी हवाएं उनका स्थान लेती जाती हैं और ठंडी हवाएं फिर गर्म होकर ऊपर जाती हैं। फिर ये जो प्रक्रिया होती है, ठंडी हवाएं उनका स्थान लेती जाएंगी। यही प्रक्रिया चलती रहती है और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया कहा जाता है। इतना समझ में आया? गर्म हवाओं का स्थान ठंडी हवाओं का, गर्म हवाओं का स्थान ठंडी हवाएं जब ले लेती हैं तो उसी को हम लोग ऊर्ध्वतापन कहते हैं और ये प्रक्रिया आप देख सकते हैं आराम। ठीक, ऊर्ध्वतापन इस प्रक्रिया को कहा जाता है। चलिए अब बताएं, तो ये जो ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया है, इसको कहा क्या जाता है? ऊर्ध्वतापन को, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई? तो इस प्रक्रिया को जानते हैं क्या कहते हैं? मैं तो आपको ऑप्शन ही नहीं बताया, उसमें नाम ही नहीं डाला। इस प्रक्रिया को ही संवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवहन कहा जाता है इस प्रक्रिया को। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संवहन कहा जाता है। चालन, चालन जानते हैं, किसी ठोस वस्तु में ऊष्मा का क्या होना? किसी ठोस वस्तु में ऊष्मा पहुंचना या फिर उस वस्तु का गर्म होना। किसी ठोस वस्तु का गर्म होना, सीधी सीधी बात कहें तो किसी ठोस वस्तु का गर्म होने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है चालन की प्रक्रिया के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? चालन की प्रक्रिया के द्वारा होती है। विकिरण आप जानते हैं, वैद्युत जो चुंबकीय वैद्युत तरंगें होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। उस माध्यम से ऊर्जा का जो संवहन या स्थानांतरण होता है उसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इसमें आपका ऑप्शन क्या मिल गया? तो संवहन मिल गया। क्या मिल गया भाई? संवहन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि जब गर्म हवाओं का स्थान ठंडी हवाएं ले लेती हैं तो इस प्रक्रिया को क्या ऊर्ध्वतापन कहा जाता है और ऊर्ध्वतापन का नाम क्या होता है? उसे हम लोग संवहन कहते हैं। ऊर्ध्वतापन को हम लोग क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो ठोस पदार्थों में उष्मांतरण या हस्तांतरण या स्थानांतरण कहिए आप की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है भाई? अभी यही मैं बता के आ रहा हूँ कि ठोस पदार्थों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। अभी अभी मैं बता के आ रहा हूँ और ऑप्शन में है, ऑप्शन में भी है। तो ऑप्शन ये रहा, अभी अभी बता के आ रहा हूँ कि चालन क्या होता है। किसी ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। चाहे वह ठोस पदार्थ गर्म करें या ठंडा करें, ये चालन की ही प्रक्रिया के द्वारा गर्म या ठंडा होते हैं। जैसे आप धूप में किसी भी गर्म ठोस को रखें तो धीरे धीरे गर्म होता है। क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होता है। तो वो धीरे धीरे जो गर्म होता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? चालन कहलाती है। ठीक है,
उष्मारोधन, उष्मारोधन का मतलब होता है यार उष्मा को रोकना, उष्मा को क्या करना, रोकना, उष्मा का विरोध करना, ठीक है, उष्मा का विरोध करना। विकिरण अभी अभी बता के आ रहा हूं मैं कि चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनके द्वारा जब उष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसे विकिरण कहा जाता है। इसमें कम अवरोधन होता है, ठीक है। संवहन अभी अभी बता के आया कि क्या होता है संवहन, जब गर्म हवाओं का स्थान ठंडी हवाएं लेती हैं तो उसे ऊर्ध्वतापन या संवहन कहा जाता है, ठीक है। अब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बन गया, अभी अभी बता के आया, चालन बन गया, इसका क्या बन गया, चालन, ठीक है मेरे दोस्त मेरे भाई। प्रश्न कैसा है जरूर बताइएगा, ठीक है। ये रहा लास्ट प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर कीजिए और बताइए हमें कमेंट करके कि आपके 9 प्रश्नों में से, 9 नहीं 8, एक रिपीट हुआ था यानी कि 8 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए और कितने प्रश्नों की व्याख्या आप कर सकते हैं, कितने प्रश्नों की व्याख्या कर सकते हैं, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ये अगर आप बता ले गए तो यानी कि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी आप कर रहे हैं और दूसरे बच्चों से बेहतर हो रहे हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और उनको भी बताइए कि भाई पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस आपके पेट के लिए चल रही हैं, जो कि जिसके आधार पर आपको आगामी वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं और जल्द ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए बताइएगा कि हाँ क्या क्या पूछ रहा है, प्रश्न क्या है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है, गोलाकार दर्पण ऐसे होता है, ठीक है, गोलाकार दर्पण कैसे होता है भाई, ऐसे ही तो होता है। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, जो गोलाकार दर्पण होता है ऐसे होता है, ठीक। अब ये पूछ रहा है परावर्तक तल, अगर परावर्तन यहां से हो रहा है तो इस परावर्तक तल को हम लोग क्या कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, और P का अंग्रेजी जो होता है फुल फॉर्म जो होता है वो पोल होता है और पोल को हिंदी में हम लोग ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। परावर्तक तल को पोल या ध्रुव कहते हैं जिसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब मुख्य अक्ष क्या होता है भाई, मुख्य अक्ष का मतलब आप जानते हैं, तो ये देखिए ध्रुव हो गया, ध्रुव से वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र की बात करें, अब वक्रता केंद्र क्या होता है, तो ये जो गोलीय दर्पण का भाग होता है जहां से इसे आधा किया जाता है उसको मिलाने वाली रेखा को मिला दीजिए और मिलाने के बाद वक्रता केंद्र से लाकर इस बिंदु को मिलाइए, इसका जो केंद्र होता है, ठीक है, जो ये इसके अर्धक हैं, इन अर्धकों से, ठीक है, अर्धकों का जो मतलब गोलीय दर्पण का जो भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस केंद्र को क्या कहेंगे, इस केंद्र को तो पोल कह लिए, इस केंद्र को कहेंगे वक्रता केंद्र, इस केंद्र को क्या कहेंगे भाई, वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। और वक्रता केंद्र से मुख्य अक्ष की को मिलाने वाली जो रेखा होती है, पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है भाई, इसे ही मुख्य अक्ष कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। और क्या बचा, त्रिज्या बची है, तो त्रिज्या भाई गोलीय दर्पण के इस अंश से ये वक्रता केंद्र जो है इसको मिलाने वाला जो ये मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं, तो इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई निर्भर करती है दर्पण के फोकस दूरी पर, दर्पण की फोकस दूरी पर इस लंबाई का निर्धारण होता है, उसका 2 गुना होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, 2 गुना होता है। चलिए तो मैंने सारी चीजें बता दी है, मैंने जितने ऑप्शन थे सबको बता दिया, तो अब जरा ये बताइए कि इसमें से ऑप्शन कौन सा है, इस प्रश्न का जो आंसर है उसने पूछा है परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो इसे ध्रुव कहा जाता है या पोल कहा जाता है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। आप समझ गए ना, अगर आप समझ गए बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लग रहा है कि यही आज का लास्ट प्रश्न था, हाँ यही आज का लास्ट प्रश्न था। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा दोस्त, अपने दोस्तों को के पास शेयर भी कीजिएगा और ये जो सेशन है इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें प्रेरित करता है कि हम बेहतर से बेहतर क्लास ले सकें आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्त आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।